तो बजट पेश हो चुका है। चुनावी बजट होने के नाते वित्त मंत्री जी ने छोटे टैक्स पेयर्स को खुश करने की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन वो कितने कामयाब हुए हैं इसमें? एक निवेशक के तौर पे अगर हम देखें तो क्या आपको इस बजट में कुछ हाथ लगा है? क्या निवेश और टैक्स छूट की रणनीति को लेकर क्या आपको कोई बदलाव करने की जरूरत है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं कविता थपलियाल आपके साथ हाजिर हूँ और हम पेश कर रहे हैं ये खास पेशकश आपका पैसा, जहां आपके निवेश और टैक्स से जुड़े संबंधित सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। और आज जो मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रही हैं मिंट की कंसल्टिंग एडिटर मोनिका हलन, वाइस एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। आप तीनों का ही इस खास चर्चा में स्वागत है। शुरुआत करूंगी सबसे पहले मैं मोनिका जी से। मोनिका मैम, क्लियरली यहाँ पर शायद इनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हेमंत जी आपसे मैं सवाल लेती हूँ। टैक्स पेयर्स को काफ़ी सारी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन एक बड़े तबके को हालांकि खुश करने की कोशिश की गई है। 5 लाख तक की आय वालों को टैक्स छूट के दायरे से, टैक्स के दायरे से बाहर रखकर, लेकिन ओवरऑल क्या आपको लगता है टैक्स पेयर्स के नज़रिए से ये इम्प्रेस होने वाला कदम था या बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी? देखिए, अगर आप नंबर्स की बात करें तो हाँ, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि करीब 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप जब बात करें जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जो उम्मीदें थी कि जो उनको मिलना चाहिए, चाहे वो एटीसी की लिमिट हो या और दूसरी जो चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली नहीं मिली है। हाँ। तो क्लियरली मुझे लगता है कि ये देखा गया कि कौन कौन से तबके की हमें सपोर्ट चाहिए। इलेक्शन बजट है क्लियरली। हाँ, आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए ये छूट को दी गई। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क, नंबर्स मैंने जैसे कहा ये बात सही है, 5 लाख की जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऑलराइट शरद जी, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हम निवेश पोर्टफोलियो के लिहाज से भी बात करेंगे। टैक्स छूट से बाहर रखा गया है 5 लाख तक की आय वालों को। ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है जो लोगों को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको आपको बेसिक एग्जम्पशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि अमूमन लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे आपको बेनिफिट्स खासतौर से दिए गए हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, हमारा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है भारतीयों का फिक्स डिपॉजिट, सोना और रियल एस्टेट। अगर एफडी की बात करें तो इसकी टीडीएस में जो है छूट बढ़ा दी गई है। इसको अगर मैं समझ के चलूं तो क्या वक्त आ गया है मुझे अपने पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट को लेकर निवेश अब बढ़ा देना चाहिए? कविता, मैं सोच रहा था कि आप बोलेंगे कि फेवरेट नहीं। हाँ। मैं इसको थोड़ा सा लेजीनेस वाला इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। जब कुछ नहीं होता करने को, कहीं दिमाग नहीं छुड़ता, जब आप कविता का शो नहीं देखते हैं तो आप सोचता है कि क्यों ना, चलिए कुछ नहीं मिल रहा तो बैंक को एक फ़ोन करते हैं कि भैया अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, यार इसको एफडी कर दीजिए आप। हाँ। तो एफडी का हम रिटर्न जानते ही हैं कविता क्या है। मैं कोई बैंकों को रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ, मैं कोई बैंकों के डिपॉजिट्स को की तरफ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जब 5 और 6% का टीडीएस काटने के बाद कविता रखते हैं, और मैं एक बिजनेस चैनल पे हूँ, CNBC आवाज़ पे हूँ, यहाँ पर अगर हम एफडी को बोलें तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तौहीन होगी। 5-6% के तो मैं सोचता हूँ अगर एफडी में कोई 40,000 रुपये आप 10,000 से बढ़ा के 40 कर दिए, ये ठीक है कि उस पर कोई सरदर्दी अब आपको कम रहेगी। 10,000 जो ही एफडी पे इंटरेस्ट आता था कविता और उस पर टैक्स कट जाता था, तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, रिफंड के लिए वेट करना पड़ता था, और अननेसेसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी इनकम 2.5 लाख भी शायद नहीं होती थी। हाँ। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 40,000 कर दिया, एक आसानी जरूर हो गई है। हाँ। पर फिर भी आपने क्योंकि पोर्टफोलियो की बात करी, हम अपने पैसे की बात कर रहे हैं, योर मनी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक बहुत अच्छा रीजन नहीं है, और आप भी इस बात से पूरी तरह मुझे मालूम है कि सहमत हैं कि अब आप एफडी में निवेश ज्यादा कर दीजिए। हाँ, एक आसानी जरूर मैं इसको मानता हूं कि हो गई है, खासकर सीनियर सिटीजन्स को और पैसिव इनकम कमाने वाले स्पाउसेस को। एक एंगल है जहां पे मैं शायद आपसे इत्तेफाक भी रखती हूं, वरना केवल टीडीएस की छूट में इजाफा हुआ है, उसको लेकर आपको अपने पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट का निवेश बढ़ाना चाहिए। इस बात से शायद मोनिका मैम जो कि जुड़ गई है मेरे साथ, वो भी सहमत नहीं होंगी। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे मोनिका जी, सबसे पहले बजट में जो ऐलान हुए हैं एक निवेशक के तौर पर और टैक्स पेयर के लिहाज से, उस पर आपका टेक चाहूंगी। जो लो सैलरी अर्नर्स हैं, और आपके व्यूअर्स ऑलरेडी सुन चुके हैं कि 5 लाख तक अब रिबेट है, तो उनको 10,000 रुपये का टैक्स का एकदम फ़ायदा हुआ है। पहले 2,500 होता था रिबेट, अब 12.5 हो गया है। तो वो डेफिनेटली इनकम इन द पॉकेट है, और जो इनकम जो स्लैब है उसको शायद काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस 10,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने से। और जो थोड़ा एफ्लुएंट इंडियन है, जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी है, 2 घर हैं,
ऑन द अदर साइड उनको भी फ़ायदा है क्योंकि उनका जो नॉमिनल रेंट था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे वो ख़त्म कर दिया है, और जो प्रॉफिट होता था 2 करोड़ तक का, अब उससे एक की जगह 2 घर आप खरीद सकते हैं, रोल ओवर कर सकते हैं, आपको कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो दोनों तरफ का शायद ख्याल रखा गया है। जितनी लिमिटेड इनके पास इस समय एल्बो रूम थी कि डेफिसिट का नंबर भी ना बढ़े और इंटरिम बजट है, ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो सबको नज़र में रखते हुए मुझे लगता है काफ़ी मैच्योरिटी से इन्होंने जो बेनिफिट्स दिए हैं टारगेट करके दिए हैं, और जिस इनकम ग्रुप को ज़्यादा ज़रूरत थी उसको दिया है जितना दे सकते थे। हाँ, और राइट। लेकिन हेमंत जी, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, जैसे कि LTCG को लेकर टैक्स घटाने या जो 1 लाख का दायरा है उसको बढ़ाने को लेकर भी हमारी उम्मीदें थी, जहां पर कुछ भी नहीं हुआ। NPS में शायद टैक्सेशन रूल्स को लेकर हम थोड़ा सा ट्वीक चाहते थे वित्त मंत्री जी कर दें, वो भी उन्होंने नहीं किया। हालांकि जो ऐलान किया गया है वो पहले ही जारी हो चुके थे। NPS को लेकर 14% सरकार की तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा उस पर पहले ही बात हो चुकी है। अब मुझे बताइए कि एक सैलरी अर्नर के हाथ में ये तमाम बदलावों के बाद कितनी रकम आती है जिसको शायद मैं अपने खर्चे में अब्जॉर्ब करूं या मैं उसका निवेश करूं? देखिए, हमने क्लियरली देखा है कि हम बात कर रहे हैं जिनकी इनकम 5 लाख तक है टैक्सेबल, सिर्फ उन्हीं को फर्क पड़ा। 12,500 रुपया पकड़ लीजिए, उतना पैसा आपके हाथ में आता है। या तो आप उसको कंज्यूम कर लीजिए या आप चाहें तो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, सिर्फ उतना फर्क है। बाकी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। बहुत एकदम ये बात एकदम क्लियर है। आपने जो बाकी चीज़ों की बात की, जो हमारी उम्मीदें थी, जैसे LTCG वगैरह की जो उम्मीदें थी, मैं समझता हूँ एक बड़ा इशू है, शायद वो इंटरिम बजट में नहीं आता। लेकिन देखिए, उसमें कुछ इश्यूज़ थे जिसके लिए इमीडिएटली कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे अगर बात करूँ यूलिप से और NPS से इसको मुकाबला करूँ मैं, अगर जो इक्विटी फंड्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, अगर आप ऑप्शन भी चेंज करते हो डिविडेंड से ग्रोथ में, या आप इनकम से अगर ग्रोथ में जाते हो, इनकम से इक्विटी में जाते हो, तब आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जबकि यूलिप में और NPS में ऐसा नहीं होता है, आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आई थिंक कुछ चीज़ें थी, मुझे लगता है अगर आप लगता है कि इंटरिम बजट में आप उसको एड्रेस नहीं करना चाहते थे, बट ये इश्यूज तो डेफिनेटली मुझे लगता है एड्रेस होने की ज़रूरत थी यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेके भी कुछ ऐलान किए हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करें उस पर, उससे पहले आइए वित्त मंत्री जी का बयान सुन लेते हैं। The benefit of rollover of capital gains under Section 54 of the Income Tax Act will be increased from investment in 1 residential house to 2 residential houses. For a taxpayer having capital gains up to rupees 2 crores. This benefit can be availed once in a lifetime. शरद जी, कितना बड़ा वेवर ये? जी हाँ, पीछे जो वाह वाह की आवाज़ आ रही थी, मैं उस वाह वाह से इस बात तो पूरी तरह से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ कि आपको, अब मान लीजिए किसी के शख्स के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं, और वो दोनों के नाम मान लीजिए मकान लेना चाहते हैं, तो ये सेक्शन 54 जो उनको गेन होता था, जो इन्वेस्ट करके बच जाया करता था, वो एक मकान से जहां दूसरे पे जाते थे तो वो नहीं मिलता था। तो ये 2 मकान का जो रोल ओवर दिया है वो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। और आप ध्यान दीजिए कविता कि ये छोटे, अगर हम बॉम्बे या दिल्ली जैसे शहरों का जिक्र करें तो वहां पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ में शायद मकान, अच्छा मकान नहीं आता, तो छोटे मकान को अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जो हम बात करते हैं, हालांकि 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, पर फिर भी हम रिलेटिवली स्पीकिंग छोटों की बात करते हैं, तो आप 2 मकान तक अगर 2 करोड़ आपका, पर उसमें शर्त यह रख दी कि 2 करोड़ तक आपकी सीलिंग होनी चाहिए। इसका मतलब 2 करोड़ से ऊपर अगर कैपिटल गेन है तो आप इसका बेनिफिट, ये जो आपको डबल मकान का बेनिफिट है, ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात करी है कि ये जिंदगी में एक बार मिलेगा, ये डिडक्शन ना मिलेगी दोबारा, ये टैगलाइन साथ में लगा दी कि आप जिंदगी में सिर्फ एक बार इसको ले सकते हैं, लाइफ टाइम में एक बार ये बेनिफिट ले सकते हैं। मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेक्शन 54 की कविता, सेक्शन 54 है, 54F है, 54EC है, ये जो सारे सेक्शंस इनकम टैक्स में दिए हुए, ये निवेश से संबंधित है। तो मुझे लग रहा है उसकी तरफ एक पॉजिटिव, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट आना लगभग बंद हो गया था, लोग जरूरत में मकान खरीदे थे रहने के लिए, ड्वेलिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट ऐसा लग रहा था कि आपस में एक दूसरे से रूट के बैठ गए हैं। मुझे लगता है इससे उसको बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट की तरफ फिर जो है लोग रुझान करने लगेंगे।
ऑलराइट हेमंत जी, दूसरे घर पे जो नोशनल रेंट आधारित टैक्स लगता था वो अब नहीं लगेगा। टीडीएस हाउस रेंट पे जो टीडीएस है उसकी छूट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब ये सब देख के हमारे हाथ में थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम तो आई जाएगी। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने पहले बात की कि जो जिनकी इनकम जो टैक्सेबल लिमिट जो 5 लाख तक है, या जो जैसे नोशनल जो रेंट लगता था सेकंड हाउस में, वो नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा बचेगा। जैसा मैंने पहले कहा, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो कंज्यूम कर सकते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि अगर आपको लिमिटेशंस थी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको डेफिनेटली कुछ पैसा मिलेगा पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप अपने बाकी गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोनिका जी, मुझे अब आपसे बात करनी है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का आज ऐलान किया गया है, जो कामगारों के लिए है। खासतौर से 15,000 रुपये अगर आप कमाते हैं तो आपको 60 साल की उम्र के बाद लगभग 3,000 रुपये के रूप में पेंशन मिलेगी। ये मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से, अगर हम पेंशन रिफॉर्म्स की ओर कदम देखें, कैसे लगता है आपको और कितना कारगर ये साबित होगा? ये कविता कारगर तब हो पाएगा जब ये इसको आधार और बैंक अकाउंट को जोड़ के टारगेट कर पाएंगे उन लोगों के लिए जो एक्चुअली डिजर्विंग है। क्योंकि जो भारत में प्रॉब्लम रही है वो यही रही है कि आप जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है वो गोस्ट वर्कर्स या गोस्ट बेनिफिशरी लेके चले जाते हैं। सो जो इस वक्त जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं बजट आफ्टर बजट में, वो सारे टारगेटेड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसको पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिले, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। सो जो हमने देखा है एनपीएस के थ्रू जो लोग आए हैं एनपीएस से, वो ज़्यादातर वाइट कॉलर्स वर्कर्स आए हैं जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस में हैं, या फिर प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ईपीएफ का ज़रिया नहीं है, वो आए हैं। पर रियली जो पेंशन की ज़रूरत होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होता है, जो लोअर इनकम वाला होता है, उसको बहुत ज़रूरत होती है एक एज के बाद। तो अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट जो निवेश करेगा, जितना उनकी लिमिट है, मिनिमम लिमिट है पर मंथ की, वो गवर्नमेंट उसको मैच करेगी। और फिर 3,000 की या 6,000 की शायद है इनकी इनकम है, 3,000 रुपये महीने का जो पेंशन है 60 साल के बाद मिलेगा। अच्छी स्कीम है। और इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म होंगे। हमको शॉर्ट टर्म में उसके बेनिफिट्स नहीं दिखाई देंगे, पर ओवर अ लॉन्ग टर्म उसके जो बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो इनकम आती है लोगों के पास, उसको आप जोड़ें जन आरोग्य जो आयुष्मान भारत की स्कीम है, जो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है फैमिली को, तो जो बिल्कुल उस तबके का इंडिविजुअल है, उसकी मेडिकल नीड्स भी उसको देख रहे हैं, और जो पेंशन की नीड है उसको भी देखा जा रहा है। तो हो सकता है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थोड़ा बेहतर हो जाए उस तबके का। बिल्कुल। मैं आप कहें तो जो मोनिका ने बात कही कविता, उसमें एक दो बातें जोड़ दूं इसी से संबंधित। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जिनके पास आधार है उनको, क्योंकि इसमें घोस्ट बेनिफिशरीज ना आ जाएं, तो एक हम शब्द यूज करते हैं कविता जिसको हम जैम ट्रिनिटी कहते हैं। उसमें जनधन आता है, आधार आता है और मोबाइल आता है। तो करीब जनधन अकाउंट 30 करोड़ से ऊपर आ चुके हैं, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं। आधार इस समय 100 करोड़ से ऊपर लोगों के पास है, मोबाइल भी 100 करोड़ से ऊपर लोगों के पास है। तो मुझे लग रहा है सरकार को अब एक प्लेटफॉर्म पहले से तैयार हो गया था जिसमें आधार, जनधन, मोबाइल सबके पास थे, जिसके अंतर्गत ये ट्रांसफर की जानी चाहिए। दूसरा जो मैंने थोड़ी सी इसमें आशंका जताई थी कि क्योंकि 15,000 की कविता इसमें लिमिट रखी गई है कि 15,000 जिसकी आमदन होगी, तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कोई अच्छा कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन है, जो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनकी आमदन के ऊपर आप स्टैंप कैसे लगाएंगे? कैसे ये डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति 15,000 ही कमाता है या कहीं 30-40? बहुत से ऐसे टेक्नीशियंस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बहुत अच्छा कमाते हैं, 40-50 हज़ार, 60-70 हज़ार तक कमाते हैं। तो क्या वो लोग भी इसमें आ जाएंगे, या किस क्राइटेरिया पे? मुझे लग रहा है सरकार के सामने एक चैलेंज रहेगा कि किस क्राइटेरिया पे उन लोगों को 15,000 की कैटेगरी में डिसाइड किया जाएगा। ये मैं सिर्फ मोनिका की बात में जोड़ना चाह रहा था। दूसरा मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था मोनिका, जो एटीसी, क्योंकि हम योर मनी की बात कर रहे हैं, अपने पैसे की बात कर रहे हैं, तो एटीसी में अगर बढ़ोतरी होती, और अगर हम इंडिया की सेविंग्स देखें तो 2012 में 34% यहाँ सेविंग रेट था, वो पिछले साल 17-18 में घट के 30% रह गया था। तो सेविंग्स में डिप लग रहा था, जो ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग्स होती हैं। मुझे लग रहा है सरकार के पास एक अच्छा मौका था
इस सेविंग रेट को बूस्ट करने का। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता योर मनी के हम सेविंग की बात करें तो अगर एटीसी में अगर थोड़ी सी अगर रियायत मिल जाती, कहीं चाहे 50,000 की मिल जाती, मुझे लग रहा है इमीडिएटली वो 50,000 भर जाना था। क्योंकि एटीसी में ये शिकायत नहीं रहती है कविता कि लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, उसको वेस्ट कर दिया, उसको खाली छोड़ दिया। एटीसी सबसे पहले भरने वाला आयकर में सेक्शन है। तो मुझे लग रहा है वहां कहीं जाके निराशा थोड़ी सी लग रही है। एक निवेशक और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आपके पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर होते हुए मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा लग रहा होगा। एब्सोल्युटली। लेकिन हेमंत जी, मुझे आपसे इस बार बात करनी है लोअर इनकम ग्रुप की, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के लिए ही श्रम योगी मानधन योजना का भी ऐलान किया गया है। एटीसी की बात कही सर ने, जिसमें थोड़ी सी निराशा तो हाथ लगी है, लेकिन इस इनकम ग्रुप के रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर और क्या क्या किया जा सकता था? देखिए, पहले तो मैं बात करता हूँ एटीसी की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई थिंक आपने पहले देखा है कि एनपीएस के अंदर एक 50,000 का एडिशनल आपने लिमिट दिया हुआ है, एग्जम्पशन दिया हुआ है। वो आप उसको रख के डेफिनेटली बाकी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते थे। आई थिंक वो डेफिनेटली एक केस था एटीसी को तो बढ़ाने का, तो वो तो नहीं हुआ। जहाँ तक आपने बात की लो इनकम ग्रुप की जो बात है, अब 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो जैसे हमने बात की जो वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, इनकम, आई टोटली एग्री कि वो ऑपरेशनली आई थिंक बहुत इशू होने वाला है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 15,000 किसकी इनकम है किसकी नहीं है? जो शायद लोग इसमें नहीं आने चाहिए वो आ जाएंगे, जो शायद आने चाहिए वो इसके अंदर नहीं आएंगे। आई थिंक वो तो एक इशू है। बट क्लियरली ये जो एक स्टेप लिया गया है उसमें अगर आप ये कंट्रीब्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 3,000 रुपये की जो बात 60 साल के बाद पेंशन मिलती है तो वो तो होता ही है। दूसरा, शायद अगर इसको यूज़ करना शुरू करें एक बार तो थोड़ी समझ आए कि ऐसा भी होता है, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या पेंशन प्लान्स हैं, तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी जागरूकता बढ़े लोगों के बीच में, तो हो सकता है कि थोड़े फॉर्मल चैनल से थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो कहीं ना कहीं शुरुआत होने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए ये काफ़ी अच्छा कदम है। ऑलराइट, लेकिन अब इन सब के बावजूद आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का क्या होगा? इलेक्शन बजट था ये एक तौर पर एक तरह से, लेकिन अब क्या बजट को ध्यान में रखते हुए, क्या इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने चाहिए? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। मोनिका जी, अब जो हमें टैक्स छूट दी गई है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या हमें सेकंड होम खरीद लेना चाहिए? डिपेंड करता है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं रियल एस्टेट खरीदना तो दूसरी बात है, पर जो मेरा पर्सनल व्यू है कविता, कि रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत क्लंकी है। उसमें आपको ब्लैक मनी चाहिए ही चाहिए। सो जो एक एवरेज सैलरीड अर्नर होता है उसके पास वाइट का पैसा, टैक्स पेड पैसा होता है, तो इस वक्त भी जो प्रॉपर्टी की डील्स हो रही हैं उसमें आपको 40 to 50% ब्लैक चाहिए। तो मुझे काफ़ी डर लगता है कि आप एडवाइस दें लोगों को कि रियल एस्टेट में आप निवेश करें और एग्जिट के टाइम पे फिर आपके हाथ में फिर वो ब्लैक मनी आ जाए। तो मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग फाइनेंशियल एसेट्स में अपना पैसा लगाएं और स्पेशली ये टैक्स ब्रेक के लिए रियल एस्टेट में निवेश करना शायद बहुत समझदारी की बात ना हो। ओके। पर आपने इसके पहले एक बात करी थी जब आप कह रहे थे कि जो पोर्टफोलियो है, इलेक्शन का टाइम है, तो काफ़ी जो इस समय लोगों के मन में डर है वो ये है कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा, क्योंकि एक ये विकल्प है कि पैचवर्क पार्लियामेंट बने, एक कि कोई मेजॉरिटी ना मिले और एक पैचवर्क पार्लियामेंट बने, और उस समय फिर लोग सोच रहे हैं कि क्या हम मार्केट से निकल जाएं, क्या करें। सो मेरा एक ही उनको सुझाव है कि आप अपना एसेट एलोकेशन ना चेंज करें। ओके। क्योंकि जो भी कुछ होगा इलेक्शन पे उसका असर वॉलेटाइल होगा, मार्केट्स अप और डाउन होंगे, पर एक आध साल में उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और एक विकल्प ये है कि फुल मेजॉरिटी के साथ या तो बीजेपी वापस आए या फिर कांग्रेस आए, दोनों विकल्पों में मार्केट्स अच्छे होंगे। सिर्फ उसमें विकल्प में कि अगर पैचवर्क पार्लियामेंट होता है तब हो सकता है कुछ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट पे असर पड़े, पर हम नहीं जानते हैं। और अगर हमारा एसेट एलोकेशन समझदार है और हमने अपना ये सोच के रखा हुआ है कि हमको इक्विटी में जो पैसा लगाया है वो 6-7 साल नहीं चाहिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना एलोकेशन बदलने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी में अगर आपने निवेश किया है तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टमक होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि प्राइसेस गो अप एंड डाउन। पर भारत का जो एक ग्रोथ मोमेंटम है, जो कंजम्पशन स्टोरी है जी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी
उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको इसी को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। बहुत ही ब्रेव सरकार होगी जो जाके इसको यू टर्न करेगी। हाँ। क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें लॉ में इंश्राइन हो गई हैं, तो आपको अगर जैसे अगर बैंक्रप्सी का लॉ बदलना है, जीएसटी बदलना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, उसको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। और अगर पैचवर्क पार्लियामेंट है तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है एक नेशन में, वो लीगल लॉ बनता है, उसके बाद होता है, और उसको यू टर्न करने में काफ़ी दम लगेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि जो अगर आपने प्लानर के साथ या अपना सोच के अपना एसेट एलोकेशन बनाया है और इक्विटी में है आप जितना परसेंटेज है, उसको छेड़े ना इस समय। क्लियरली आपके गोल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया ही है, तो वो अगर जितना आप उसमें टिके रहें, अपने निवेश में अनुशासन बरतें, आपको उतना ही फायदा होगा। लेकिन शरद जी, आप यहाँ पे कुछ कहना चाहते थे? मैं कविता बस ये कहना चाह रहा था कि आपने पूछा था मोनिका से कि घर ले लेना चाहिए अब जब ये आया है, तो देखिए घर तो आपको अगर लग रहा है कि जो आपको नोशनल रेंट की सेविंग हो रही है वो सब्सटैंशियल है तो ले लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोनिका ने जो अभी बात कही वो कहीं वित्त मंत्री थी जो नहीं सुन रहे थे कि भाई उसमें तो ब्लैक मनी होता ही होता है, तो ऐसा मोनिका हमेशा नहीं है। और ये बात थोड़ी सी मेरे तो एकदम सुनते ही कान खड़े हो गए कि ज़रूर ही आपको ब्लैक मनी करना पड़ता है, ऐसा सारी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होता है। पर अगर आप उसको देख रहे हैं, खाली रेंटल को देख रहे हैं, तो आप देखिए, और अगर आपको घर वाकई ज़रूरत है, आप उसको एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है फिर आपके लिए जो नोशनल रेंट वाला बेनिफिट आया है ये आपके लिए बहुत। और कविता, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि इस बजट में एक सारी इन्वेस्टमेंट्स को हम देखें, टैक्स प्रोविजन को देखें, तो जहां अगर निराशा हाथ लगी भी है तो एक आशा की किरण है। हाँ। और आप गेस करिए वो क्या हो सकती है। वो किरण ये है कि 4-5 महीने में एक और बजट आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ अब नहीं मिला तो 4-5 महीने में शायद मिल जाए, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन हेमंत जी, आप मुझे बताइए कि अब डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से हमें पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए क्या? ये वो सुनहरा मौका है कि जैसा कि मोनिका जी ने भी कहा कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को तो बिल्कुल भी मत छेड़िए। कविता, बहुत क्लियर है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ भी आप पोर्टफोलियो में इवेंट बेस्ड चेंजेस नहीं करना चाहिए कभी भी। मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट टाइमिंग होता है, बड़े बड़े फंड मैनेजर भी उसको नहीं कर पाते हैं। आई टोटली एग्री। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना भी वॉलेटिलिटी हो आपको उससे घबराना नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एसआईपी से इन्वेस्ट करो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जितना वॉलेटाइल है वो तो एक नेचुरल फिनोमिनन है, कारण बदलते रहेंगे, कभी इलेक्शन की वजह से, कभी किसी और वजह से, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे ही जाती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी के पीरियड में इन्वेस्ट करते रहे तो आपको उसमें फायदा है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको सिर्फ ये देख के, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, आपका इन्वेस्टमेंट रोकना है, या आपको लगता है कि ऐसे कुछ सेक्टर हैं जो बहुत अच्छा करेंगे बाद में, उसको देख के आपको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। ये सब चीज़ें एक आम इन्वेस्टर को नहीं करनी है। आप अपनी एसेट एलोकेशन से बने रहिए, आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हाँ, अगर आप अभी शुरुआत करना चाहते हो, मान लीजिए 10 साल के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है? 10 साल में तो दो इलेक्शन आएंगे, 10 बजट आएंगे, और बहुत कुछ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना है या कुछ भी बदलाव करना है। ऑलराइट, तो अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपका टाइम सही है। अपनी एसआईपी आपको बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, अपना एसेट एलोकेशन आपको मेंटेन करना है। ये पूरा टेक अवे है इस चर्चा में से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस खास चर्चा में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ आपका पैसा में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।